हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का अक्टूबर नवंबर 2019 का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम आज के वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का नवंबर दिसंबर 2019 का यूनिवर्सिटी का पेपर जो प्रीवियस ईयर में आया था। ओके, तो इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियो में सारे लॉन्ग क्वेश्चन में अपडेट करते आ जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है जैसे कि आपके जो पेपर में दो मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पर 10 मार्क्स के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते। अब देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है। डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन अंडर द हर्विज रूल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, आपको एक अल्फा दे रखा है और मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ करके आपके पास अमाउंट है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पहले यहाँ पर मैक्सिमम पे ऑफ दे रखा है और मिनिमम पे ऑफ दे रखा है। और एक चीज समझना, जब भी आप अल्फा को डिनोट करते हो तो मैक्सिमम पे ऑफ से मल्टीपल होता है। अल्फा जो है मैक्सिमम पे ऑफ के सामने आप रखते हो। तो अगर अल्फा मैक्सिमम पे ऑफ के सामने हो गया तो आपको करना है 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3, वो हो जाता है मिनिमम की वैल्यू 0.3। मिनिमम की वैल्यू 1 माइनस अल्फा होती है, यानी 0.3। अब आपके पास एक्ट है, एक्ट A1 A2 और A3। उसके अंदर मैक्सिमम में 10 15 और 30 है और यहाँ पर -5 -10 और -2 है। तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी कि मिनिमम मैक्सिमम की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है एक्ट A1 की। तो देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 0.7 और फिर प्लस करना है -5 इंटू 0.3। मतलब कि आपको क्या करना है, देखो ये दोनों वैल्यू को इससे अपने अपने वैल्यू से मल्टीपल कर देना, ठीक है, ताकि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाए आपको। और ये वैल्यू देखो क्या आ रही है, 10 इंटू 0.7 एंड -5 इंटू 0.3, और डायरेक्ट जो वैल्यू है वो आपकी आती है 5.5। ऐसे ही आपको दूसरे में करना है 15 इंटू 0.7 प्लस -10 इंटू 0.3। ओके, तो देखो 15 इंटू 0.7 और 10 -10 इंटू 0.3, और आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 7.5 आ रही। और यहाँ पर 30 इंटू 0.7 प्लस -20 इंटू 0.3। तो देखो 30 इंटू 0.7 और -20 इंटू 0.3, आप दोनों को मल्टीपल करके जो आंसर निकालोगे वो आएगा 15। ओके, अब ये जो वैल्यू है उसमें से कौन सा एक्ट अपना बेस्ट एक्ट है। अपने पास देखो क्वेश्चन में आपको एक्ट दिया रहेगा 1 2 3, ऐसे एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3। तो यहां पर हमें ये डिसाइड करके देना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो देखो जो ऑप्शन आपको मैक्सिमम रेवेन्यू दे देता है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक्ट A3 इज बेस्ट ऑप्शन एज पर हर्विज रूल्स। ओके, बस आपको इतना लिखना है कि जो ऑप्शन आपको बेस्ट ऑप्शन लगे, जो हायर वैल्यू है, ठीक है, जो हायर वैल्यू है वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होता है हर्विज रूल्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स के लिए था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन अंडर द मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट रूल्स। ओके, अब देखो आपको मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट रूल जब भी पूछे तो आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल।
ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना, और जिसके लिए यहाँ पर आपको एक्ट लिखना है, जैसे A1 है, A2 है और A3 है, और यहाँ पर आपकी इवेंट है E1, E2 और E3 हो गया आपका इवेंट। अब देखना क्या करना है आपको, क्या करना है पहले इवेंट वाइज देखना है। ध्यान रखना जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट रूल आए तो आपको इवेंट वाइज अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना। इवेंट वाइज आपके पास इवेंट कौन सा है, तो देखो पहला इवेंट देखो, सिर्फ पहला इवेंट देखो। पहले इवेंट में अगर आप देखते हो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रखी है, सबसे मैक्सिमम आपकी इनकम कहाँ पे हो रही है पहले इवेंट में, तो यहाँ पर हो रही है 70 पे। तो अगर आपने गलती से अगर 70 के जगह पर कोई और इवेंट सिलेक्ट कर दिया होता, चलो जैसे 70 के ऑप्शन में अगर मानो आपने ये 10 वाला इवेंट सिलेक्ट कर दिया होता, तो आपको नुकसान कितने का होता, तो 60 का। आपको जो लॉस होता है वो कितने का लॉस हो रहा है, 60 का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, करना क्या है देखो, आपको एक सिंपल बताऊं तो आपको करना है पहले इवेंट वाइज ये ढूंढना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो पहले इवेंट में मैक्सिमम वैल्यू 70 है, दूसरे इवेंट में भी मैक्सिमम वैल्यू 80 है यहाँ पर, और तीसरे इवेंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 90 है। यानी सभी इवेंट में आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 70, 80, 90 आ गया। अब उसको इवेंट वाइज माइनस कर दो, मैक्सिमम माइनस आपका जो भी वैल्यू है वो रिस्पेक्टेड वैल्यू को लेस कर दो। जैसे 70 माइनस 10 तो यहाँ पे 60, 70 माइनस 40 तो यहाँ पर आ गया 30, और 70 माइनस 70 तो यहाँ पर हो गया 0। 80 में से अगर 10 माइनस करो तो यहाँ पर 60 आ जाता है। 50 में से अगर 80 में से 50 माइनस करते हो तो यहाँ पर 30 आ जाता है, और यहाँ पर 0। और फिर वापस यहीं पे 90 में से 30 को लेस कर दो तो 60, और 90 में से 60 को लेस कर दो तो 30, यहाँ पर 0। अब इसमें से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड करना, बिकॉज आपका रूल्स क्या कहता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेगुलेट रूल। अब यहाँ पर आपको पहले मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो देखो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ मैक्सिमम दिखे, सब में इक्वल अमाउंट है, तो 60 आ गया, यहाँ पर इक्वल अमाउंट है 30 आ गया, यहाँ पर इक्वल अमाउंट है तो 0 ही आ गया। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको हर एक एक्ट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन सब में 60 60 60 है तो मैक्सिमम 60 ही हो गया, 30 30 30 तो मैक्सिमम 30 हो गया, और 0 0 है तो मैक्सिमम 0 हो गया। अब उसके अंदर से आपको फाइंड आउट करके देना है कि मिनिमम कौन सा। ठीक, आपको सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड कर देना है यहाँ से, और फिर आपको मिनिमम देखना है कि मिनिमम कौन। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है 0, सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है 0, जहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी लॉस जो है वो कम है, सबसे 0 है। ठीक है, सबसे कम है 0 है। तो यहाँ पर आपको पूछा वही गया कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्ट A3 is best option under minimum maximum regret रूल। बस इतना करना था क्वेश्चन में कि आपको कॉलम वाइज, यानी कि आपको सबसे पहले इवेंट वाइज हर एक इवेंट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इवेंट वाइज, और फिर उसको उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू में से लेस करके एक टेबल बनाना था जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, और फिर बाद में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको मिनिमम देखना है कि 60 30 और 0 में मिनिमम कौन कौन। तो 0 सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्ट 3 A3 इज द बेस्ट ऑप्शन ओके फॉर इन्वेस्टमेंट। कंप्लीट हो गया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि सैंपल साइज है 4, या मतलब कि क्वेश्चन में आपको n दे रखा है 4। आपके पास क्वेश्चन में d है, d का मतलब हो गया सिग्मा d है, तो सिग्मा d जो है वो 0.8 हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन में सिग्मा d माइनस डी बार का स्क्वायर है 12, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा d माइनस डी बार का स्क्वायर दे रखा है 12। तो देखो पहले क्वेश्चन के अंदर से जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर लो कि क्या क्या दे रखा है।
और फाइंड आउट क्या करना है, टी स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। ओके, तो देखो पहले तो टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, तो देखो डी बार, ओके, डी बार अंडर रूट n-1 डिवाइड बाई एस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास यहाँ पर डी बार भी नहीं है, तो डी बार फाइंड करने के लिए आप सिग्मा डी अपन एन कर सकते हो, मतलब कि 0.8 डिवाइड बाई 4, 0.2 आ जाएगा। और एस फाइंड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में सिग्मा डी माइनस डी बार का स्क्वायर दे रखा है, तो आप सीधा उसको एन से डिवाइड कर लो, एस की फॉर्मूला ये रही। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 12 दे रखा है इसका आंसर, और 12 डिवाइड बाई 4 यानी होगा 3। तो 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3 का अंडर रूट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.73। 1.70। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दो कि डी बार की वैल्यू 0.2 थी, ओके, जो कि मॉड्यूलस में रहेगी। एन जो वैल्यू है वो 4 माइनस 1, और एस की वैल्यू 1.73 आई। अब यहाँ पर 0.2, ठीक है, माइनस में है नहीं, प्लस में ही है, तो आपको मॉड्यूलस हटा देने चाहिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 1.73, मतलब कि आपका फाइनल आंसर 0.2 आएगा। ठीक है, टी कैलकुलेटेड का यह आपका आंसर हो गया। आपको यही फाइंड करने के लिए बोला था, टी स्टैटिस्टिक डेटा फाइंड करो। आपको पूरा क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं करना, यानी एचओ लेके पूरा अजप्शन लेके काम नहीं करना, सिर्फ टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2 मार्क्स के लिए। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये काय स्क्वायर में से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हाइपोथेसिस आपको लेना दिया, आपको सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, और सैंपल साइज आपके पास n इक्वल टू 4 दे रखा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 12। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप एच ओ लिख लो, यानी एच नॉट लिख दो, स्क्वायर इक्वल टू 2, एन की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, ओके, जो है 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है 12। अब यहाँ पर देखो आपको काय स्क्वायर की कैलकुलेट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर आपके पास 12 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2, ओके, एच ओ की वैल्यू आपको दे रखी है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 6 होगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है, जो कि है n-1, और n है 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब कि 3 हो गया। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो आपकी जो बुक्स है उसके पीछे आपको इस तरीके का एक टेबल दे रखा है, ठीक है, जो काय स्क्वायर का टेबल है, ठीक है, काय स्क्वायर का टेबल है, और एग्जाम में भी यहाँ पर देख लेना कि काय स्क्वायर का इस तरीके का टेबल आपके पास दे के रखेंगे। और इस चार्ट के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी n की वैल्यू क्या थी, 3 थी ना, तो आपकी n की वैल्यू 3 है, तो ये 3 की लाइन में आपको देखना है, ओके। लेकिन कौन सी वैल्यू देखोगे, तो आपको देखना है 0.05, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप 0.05 में देखोगे, मतलब कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है 7.82, ये आपकी काय स्क्वायर की वैल्यू की आंसर आया, ठीक है। काय स्क्वायर की टेबल की जो वैल्यू है वो 7.82 आ गया, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पर कि काय स्क्वायर की जो वैल्यू है, टेबल वैल्यू, काय स्क्वायर टेबल वैल्यू वो आ गया 7.82, ओके। लिख देना एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, ये आपका हो गया।
ओके, अब आप इसको कंपेयर करोगे काय स्क्वायर की कैलकुलेट वैल्यू को और काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू को। 7.82 टेबल वैल्यू आई और आपकी जो रियल वैल्यू आई थी वो 6 आई थी। मतलब कि यहाँ पर आपका जो कैलकुलेट वैल्यू है वो कम है, और कैलकुलेट वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से अगर लेस देन रहता है तो मतलब कि यहाँ पर आपका एच ओ जो होता है वो एक्सेप्ट होता है, एच ओ इज एक्सेप्टेड। ओके, आपका एच ओ एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा है। आपको बस टेबल में देखना आना चाहिए और फॉर्मूला थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.5720 obtained from a random sample size of 19 pair and find out the value of Fisher Z and its standard error। ऐसी का मतलब हो जाएगा उसकी स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखो n दे रखा है 19 और आपको r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब कि आपको r दे रखा है 0.5720 और आपको फिशर Z की जो फॉर्मूला वो आपको पहले पता होनी चाहिए 1.1513 लॉग क्या होती, लॉग 1 प्लस r और 1 माइनस r ये होती, और 1.1513 लॉग 1 प्लस 0.5720 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5720। अब इसको कैलकुलेट कर लो 1.1513 लॉग, पहले इसको कैलकुलेट कर लो 1 माइनस, आप कैलकुलेशन कर लो 1 माइनस 0.5720 करते हो तो डिवाइड में जो आंसर आता है वो 0.428 आता है। मतलब कि ऊपर जो आंसर आएगा वो तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन डिवाइडर का जो आंसर होगा 0.428 होगा। और यहाँ पर आप डिवाइड कर लो 1.5720 को डिवाइड करोगे 0.428 से, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको 3 डिजिट तक लिखना है। ठीक है, 3 डिजिट तक लिखना है, मतलब कि देखो 3.672, ओके 3.672 और 8 आ रहा है उसके बाद में, तो आप यहाँ पर 3 कर सकते हो एज ए राउंड ऑफ। ओके, अब देखो इसको लॉगरिदम के टेबल में देखना है, और लॉगरिदम के टेबल में कैसे देखना है देखो पहले तो इसको समझ लो। आपके पास यहाँ पर 1.1513 है और ये जो अमाउंट है जैसे कि लॉग 3.673 जो है उसको अगर आप लॉगरिदम के टेबल में देखते हो तो यहाँ पर देखो ये देखना है कि पहली वैल्यू क्या है। पहली वैल्यू क्या है देखो 36, आप पॉइंट को इग्नोर करो, पहली वैल्यू क्या है 36 है, पॉइंट को आपको इग्नोर करना है, पहली वैल्यू आपकी है 36। तो देखो यहाँ पर 36 ये मिल जाएगा आपका। ओके, उसको आप देखोगे 7 और 3 में, तो यहाँ पर देखो 7 कहाँ पर है, ये 7 की वैल्यू हो गई और ये 3 की वैल्यू हो गई जो मेन डिफरेंस में होगा आपका। ओके, दिख रहा है, तो ये जो मेन डिफरेंस है और ये लॉगरिदम के टेबल में 7 की वैल्यू देखनी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू उन दोनों को आप ऐड करके लिखोगे, यानी 5647 प्लस 4, ठीक है 5647 प्लस 4 तो 5651 हो जाएगा। ओके, और फिर उसको मल्टीपल कर लो तो 0.5651 इंटू 1.1513 मतलब कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.65। ये आपका Z का आंसर आ गया।
ठीक है, तो देखो ये तो मैंने आपको बताया कि लॉगरिदम में कैसे देख के करना। अगर आपके पास z की टेबल है, डायरेक्ट z की फिशर की अगर टेबल है, अगर क्वेश्चन में अगर z फिशर का टेबल नहीं दिया है एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको लॉगरिदम से भी ये क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। अगर z का टेबल वैल्यू है आपके पास, यानी z फिशर का अगर टेबल वैल्यू है, तो फिर आप डायरेक्टली आंसर उससे निकाल सकते हो 0.65, जो कि आपके लॉग बुक में एकदम लास्ट पेजेस पे है। ठीक है, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में सेकंड क्या पूछा गया, ऐसी स्टैंडर्ड एरर पूछा गया। अब देखो स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला है 1/√में n-3। 1/√में n-3 मतलब कि n कितना है, तो देखो n क्वेश्चन में था 19, क्वेश्चन में n था 19, तो 19 को आप यहाँ पर रख के 3 माइनस कर दो। ओके, तो आंसर आ जाएगा 1/19 - 3 16। 16 का अंडर करोगे तो 4 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 0.25। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, जो मैंने आपको लॉगरिदम से बताया। आपको और भी कोई मेथड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए 2-3 मेथड है। आप डायरेक्टली z टेबल से भी निकाल सकते हो, z की जो फिशर टेबल होती है वहाँ पर भी z और को रिलेशन की फिशर टेबल दे रखी है, उससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, z का। ओके, चलो, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन अपडेट करूँगा। ठीक है,